कराची और कराची वालों ने बहुत कुछ देखा है। फैक्ट्रीज जली हैं, गोदाम जले हैं, मार्केट जली हैं, लेकिन गुल प्लाजा अलग था। क्योंकि गुल प्लाजा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था। 1978 में ये तामीर होने वाला प्लाजा तकरीबन 50 साल तक कराची की जिंदगी का हिस्सा रहा है। हर कराची वाला कभी ना कभी यहाँ आया है, स्कूल बैग्स लेने, क्रॉकरीज, टॉयज, शादी की शॉपिंग, ईद के कपड़े, कारपेट्स, पेंटिंग्स, लगेज, घर का सामान, आप जो कह लें, गुल प्लाजा वो आपको देता था। यहाँ 1200 से भी ज्यादा शॉप्स हैं। गुल प्लाजा सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर नहीं था। गुल प्लाजा एक मेमोरी है जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। इसलिए जब ये जला, सिर्फ लोग नहीं मरे, कराची का एक हिस्सा जैसे कि हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये बात है 17 जनवरी की रात गुल प्लाजा में जब आग लगी। गुल प्लाजा में बिल्कुल रोज की तरह बिजनेस चल रहा था। दुकानदार शटर बंद करके घर की जानिब रवाना हो रहे थे। फैमिलीज अभी भी अंदर थी। बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पेरेंट्स शॉपिंग खत्म करें और फिर वो घर जाएं। ऑफिशियल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और तमाम विटनेसेस के मुताबिक आग तकरीबन 10 बजे शुरू हुई। फिर अचानक धुआं उठा और फिर अंधेरा। जैसे ही आग फैली, बिजली कट गई। अब सोचें, एक बिल्डिंग जो पहले ही धुएं से भर रही है और उसमें कोई रोशनी भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रास्ते तो जैसे गायब से हो गए थे। और उन लोगों का क्या जो वहां पर शॉपिंग के लिए आए थे? उनको तो कोई खुफिया रास्ता एग्जिट का भी नहीं मालूम था। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोर के चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद बिजली बंद कर दी थी ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी कि जिससे बिल्डिंग के लोगों को ये पता लग सके कि आग लग गई है। इस अचानक अंधेरे ने 2000 से 2500 लोगों को पैनिक में डाल दिया था, जिनमें दुकानदार, वर्कर्स और कस्टमर्स भी शामिल थे। ज्यादातर दरवाजे और एग्जिट बंद थे, जो अक्सर रात को बंद कर दिए जाते हैं कि जब मार्केट बंद हो रही होती है। रिपोर्ट के मुताबिक आग के वक्त सिर्फ 3 या 4 गेट्स खुले हुए थे। ना इमरजेंसी लाइट्स, ना फायर अलार्म्स, ना स्प्रिंकलर्स। लोग धुएं में अंधे हो गए थे। घबराहट फैली हुई थी। आग आगे बढ़ती गई, सांस लेना मुश्किल होता गया। जो बच गए उन्होंने बाद में कहा कि धुआं इतना घना था कि आवाज देना भी बेकार लग रहा था। वो हेल्प के लिए चीख रहे थे, बट लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई मदद उन तक जल्द से जल्द पहुंच ही नहीं पा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक आग न्यू तवक्कल गिफ्ट एंड फ्लावर शॉप से शुरू हुई। शॉप के मालिक नेमतुल्लाह शादी में चले गए थे। उन्होंने 11 साल के बेटे हुज़ैफा को फ्लावर शॉप संभालने के लिए छोड़ दिया। साथ वाली शॉप में 13 साल का आर्यन अपने बाप के साथ काम करता था। शॉप बंद होने के बाद आर्यन हुज़ैफा के पास चला गया और दोनों बच्चों ने बयान दिया कि वो मैच स्टिक से खेल रहे थे और मैच स्टिक्स जलाई गई थी। कुछ कहते हैं आर्यन ने जलाई, कुछ कहते हैं हुज़ैफा ने। माचिस आर्टिफिशियल फ्लावर्स पर गिर गई और वो आग का सबब बनी। सवाल ये है कि चाइल्ड लेबर ठीक है? कि 11 और 13 साल के बच्चों को शॉप चलाने के लिए छोड़ना जिम्मेदारी है? क्या नेमतुल्लाह की लापरवाही ने एक शहर को कीमत चुकवाने पर मजबूर नहीं किया? बहुत सी दर्दनाक कहानियां भी सामने आई। फर्स्ट फ्लोर पर एक कारपेट शॉप थी। बाप और बेटा मिलकर चला रहे थे। बाप को दिल की बीमारी थी, सेहत बहुत नाजुक थी। जब लोग भागने लगे, वो फिजिकली निकल ही नहीं पाए। बेटा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने फैसला किया या तो दोनों बचेंगे या दोनों मरेंगे, लेकिन वो अपने वालिद को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसने अपने वालिद को अकेला नहीं छोड़ा। दोनों जिंदा जल गए।
कोई रेस्क्यू नहीं कर पाया, कोई हीरो मोमेंट नहीं था। बस एक बेटा अपने बाप के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानी दुबई क्रॉकरी स्टोर की है। ये शॉप 3 भाई मिलकर चलाते थे। आग के दौरान एक कजन को फोन आया। उसने छुपा हुआ रास्ता निकाल लिया था जहां से वो बचकर निकल सकते थे। एक भाई बच गया, लेकिन बाकी 2 भाई रुक गए क्योंकि उनकी शॉप के अंदर तकरीबन 50 लोग पनाह लिए हुए थे प्रोटेक्शन के लिए। उन लोगों में एक प्रेग्नेंट औरत, उसका शौहर, उनका 10 साल का बेटा। वो तीनों अनबॉर्न बच्चे के लिए शॉपिंग करने गए थे। वो 2 भाई लोगों को छोड़कर भाग नहीं सके। उन्होंने फैसला किया, हम यहीं रहेंगे। आग लगने के 12 घंटे बाद तक वो लोग जिंदा थे। फोन कॉल्स कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। आलम ये था कि लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, लोगों की कॉल सुनाई दे रही थी लोगों को, लेकिन कोई मदद उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन सिस्टम इतना खराब था कि लोगों की चीखों पुकार के बावजूद कोई भी सलूशन सामने नहीं आ रहा था कि लोगों को कैसे निकाला जाए। फायर ब्रिगेड्स को पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि बाहर कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं था कि जहां से वो पानी भर सके। रेस्क्यू डिले होती रही। जब वहां पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। आग इतनी शदीद थी कि कुछ लोगों की हड्डियां भी राख बन गई थी, जिनसे डीएनए टेस्ट तक नहीं करवाया जा सकता था। वो प्रेग्नेंट औरत, उसका शौहर, वो उसका 10 साला बेटा, तीनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। पीछे एक और बच्चे को छोड़ गए जो उस वक्त घर पर दादा दादी के साथ था। फराज एक टॉय शॉप का मालिक 2nd फ्लोर पर फंस गया। उसे कोई रास्ता नहीं नजर आया। मजबूरन उसने छलांग लगा दी कि शायद बच जाए। वो बच नहीं सका। आग से बचने की कोशिश में उसने अपनी जान खो दी। एक कहानी ने पूरे शहर को हिला डाला। एक न्यूली वेड कपल उस शाम गुल प्लाजा गया। बीवी का लगेज खराब हो गया था, तो वारंटी क्लेम करने के लिए वो लोग गुल प्लाजा गए। बीवी को बारी बारी पेंटिंग्स पसंद आई। वहां उनकी मुलाकात हुई कामरान से। होशियार आंखें, मुस्कुराता चेहरा, मजाक करता हुआ दुकानदार। नेगोशिएशन चलती रही। कामरान हंस हंस कर बात कर रहा था। ओनर का नंबर भी दिया। कहता था मुझे बहुत जलील करता है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर लो। कामरान 20,000 रुपए महीना कमाता था। वो जो कपल था वो 9:50 रात पर गुल प्लाजा से निकला। 10:05 पर आग लग गई। सुबह हस्बैंड ने शॉप ओनर को कॉल की। वो जिंदा था। फिर उसने कामरान का पूछा। खामोशी। कामरान ने 1st फ्लोर से जंप किया था। वो जिंदा नहीं बच सका। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए वापस अंदर गया। आज तक उसका भी कुछ पता नहीं लगा। एक अजनबी के लिए बहुत से लोग रोए, क्योंकि कामरान सिर्फ एक दुकानदार नहीं था। वो एक मेहनत कश, इज्जत और इंसानियत का सिंबल था। इस आग में एक फायर फाइटर फुरकान अली भी शहीद हुआ। वो नया नया शादीशुदा था। लोगों को बचाते हुए अंदर गया और कभी बाहर वापस ही नहीं आया। आग तकरीबन 2 दिन तक जलती रही। रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड 35 मिनट बाद पहुंची। पानी 10 मिनट में उनका खत्म हो चुका था, जिसको रिफिल करने के लिए वो फिर गए और लौट के 30 मिनट बाद आए। कोई प्रॉपर लैडर या इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। मेज़नीन फ्लोर पे बहुत से लोग फंसे हुए थे, लेकिन आयरन ग्रिल्स काटने के लिए मेटल कटर्स नहीं थे। वॉचमैन आबिद अली शेर ने बयान दिया कि उसने आग के बाद गेट नंबर 8 को बंद कर दिया था। सवाल ये है कि जब लोग अंदर फंसे हुए थे तो गेट बंद क्यों किया गया? लोग आज भी पूछते हैं, जब वो आग इतनी देर तक जल रही थी, बंद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए? दीवारें और खिड़कियां क्यों नहीं तोड़ दी गई? फायर ब्रिगेड्स को घंटों तक पानी क्यों नहीं मिल पाया?
जब लोग 12 घंटे तक जिंदा थे, उन्हें क्यों नहीं बचाया गया? बाद में बिल्डिंग गिर गई और आज भी बहुत से लोग लापता हैं। इस गम और गुस्से के बीच अल्ताफ हुसैन ने एक वीडियो मैसेज दिया। उन्होंने सीधा कहा, ये एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि कराची में हमेशा आग क्यों लगती है? कमर्शियल बिल्डिंग्स में जहां रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, वहां कोई जिम्मेदारी इन बातों की क्यों नहीं लेता है? उनका कहना था कि ये सिर्फ लापरवाही है, एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है। ये बयान सियासी नहीं था, जज्बाती था। कोई अदालती फैसला नहीं था, लेकिन लोगों के दिल की आवाज बन गया। इसके बाद लोगों ने एक नाम लेना शुरू किया, तनवीर पास्टा। तनवीर पास्टा प्रेसिडेंट गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन है। उन्होंने बताया कि हर शॉप से 1500 रुपये मंथली मेंटेनेंस ली जाती थी। टोटल अमाउंट बनता है 17,31,000 रुपये महीना। ज़्यादातर लोग टेनेंट्स थे। प्लाजा के ओनर्स यास्मीन गुल और उनका बेटा फैजान हैं, जो लंदन में रहते हैं। टोटल 16 गेट्स थे जो 10:30 से 10:45 के दरमियान बंद कर दिए गए थे। कोई फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। बिल्डिंग में 100 फायर सिलेंडर्स और 60 to 65 फायर बॉल्स मौजूद थे। सिर्फ 8-10 सिलेंडर यूज किए गए। आग का पता चलते ही उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक को कॉल करके बिजली बंद करवाई, जो 7-8 मिनट में हो गई। सवाल ये है, क्या बिजली बंद कराने से पहले अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए थी? क्या अंधेरे ने लोगों को और ज्यादा पैनिक में नहीं डाल दिया? ये बात क्लियर है कि जब सिस्टम खामोश होता है, लोग खुद फैसले करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे इल्जाम लगे। कुछ लोगों ने कहा स्केपगोट बनाया जा रहा है। फिर बात आई फैसल एधी की, जो जिंदगी भर मौत देखते आए हैं। उन्होंने कहा लैंड माफिया पहले ही जमीन पर बिडिंग कर रही थी। आग चारों तरफ से थी, पिलर्स तक जल गए, जो उन्होंने जिंदगी में बहुत कम देखा है। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की अपील की। उनके लफ्जों ने शक और गहरा कर दिया। 28 जनवरी सन 2026 को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक 79 लोग टोटल मिसिंग हैं। 73 लाशें या रिमेन्स मिल चुकी हैं। 18 रिमेन्स से डीएनए हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ 27 बॉडी अब तक फैमिलीज को हैंड ओवर हुई हैं। आज गुल प्लाजा सिर्फ एक मलबा है, लेकिन दर्द जिंदा है। कराची वालों के लिए ये न्यूज़ नहीं, ये पर्सनल लॉस है। हर किसी की याद वहां से जुड़ी है। गुल प्लाजा कराची की पहचान का हिस्सा था, और अब एक हादसा, एक ट्रॉमा, एक ऐसा दर्द बन गया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ये लापरवाही थी, जुल्म था, या कुछ और? जब तक सच सामने नहीं आता, गुल प्लाजा सिर्फ एक हादसे की तरह याद नहीं रहेगा। ये याद रहेगा कि कैसे लोग जिंदा जलते रहे, मदद का इंतजार करते रहे और सिस्टम देखता रहा। और कराची पूछता रह गया, इस दफा कोई जिम्मेदार ठहरेगा या ये भी भुला दिया जाएगा?